नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के स्पीकअप कैंपेन का राजस्थान में जोरदार आगाज। सचिन पायलट ने कहा, केंद्र के पास नहीं है आगे की रणनीति। राजस्थान में गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक 131 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदला बुलेटिन का शेड्यूल। अब से महज दिन में 2 बार ही बुलेटिन। राजस्थान से कर्नाटक जाने वालों के लिए बुरी खबर। राजस्थान से आने वाले फ्लाइट्स, ट्रेन और वाहनों पर रोक। राजस्थान में अभी कायम है गर्मी का सिलसिला। कई इलाकों में पारा 48 पार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की। राजस्थान से कर्नाटक जाने वालों के लिए बुरी खबर है। राजस्थान से आने वाले फ्लाइट्स, ट्रेन और वाहनों पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के अलावा जिन राज्यों पर रोक लगाई गई है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी। यानी यहाँ से कर्नाटक जो अभी तक ट्रेन जा रही थी, दूसरे वाहन जा रहे थे, चाहे वो बस हो या फिर ट्रेन हो, अब उन पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक ने ये रोक लगाई है। रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, ये जो रोक कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाई गई है, इस आदेश में क्या कहा गया है? क्या कोई वजह भी बताई गई है? नहीं, वजह नहीं बताई गई है। ये सिर्फ मैंने खबर देखी, इतना सा 2 लाइन का आदेश है कि इन 4 राज्यों से कोई भी फ्लाइट्स जो है वो कर्नाटक नहीं, उसको अनुमति नहीं मिलेगी। क्या इसके पीछे ये माना जाए, चूंकि कर्नाटक में जो आंकड़ा है कोविड-19 का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और दूसरा अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी ज़रूरत है मजदूरों की, चूंकि इस तरीके का फैसला पहले भी कर्नाटक सरकार ने लिया था जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और उसको यू टर्न लेना पड़ा था। एक मॉडर्न डे स्लेवरी से कंपेयर किया गया था कि भाई मजदूरों को आप बंधुआ बना के नहीं रोक सकते, उनका जाना मौलिक अधिकार है। क्या कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर अभी नजर आ रही है? आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या वजह रही होगी? देखिए, मजदूरों का जो सवाल होता तो ट्रेन पे प्रतिबंध लगा सकते थे, बस पे प्रतिबंध लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्लाइट्स पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन वो वहाँ पे रहते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं। तो उन लोगों का आना जाना अब अगर बंद हो जाएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जब ये रोक हटी तो अभी हाल के 2-3 दिनों में वहाँ से लोग आए थे। तो अब जब ये वापस रोक लग गई है तो उन लोगों का अपने काम पर जाना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यही हो सकता है, क्योंकि राजस्थान उन चंद राज्यों में है टॉप के जहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, खासकर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जो इलाके हैं वहाँ पर। तो इसको देखते हुए राजस्थान को भी उन्होंने इस श्रेणी में रखा है। और जैसा मैंने बताया कि बेंगलोर में बहुत से प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, बिजनेसमैन हैं और नौकरी करते हैं। तो अब उन लोगों से खतरा महसूस करते हुए कर्नाटक ने शायद ये फैसला लिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सही कहा जा सकता है संजय, जिस तरह से आपने एनालाइज किया है। चूंकि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, एमपी है, राजस्थान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। शायद यही कारण कर्नाटक सरकार का रहा होगा। इस फैसले के पीछे शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इंतजार इसका भी रहेगा। बढ़ते आगे, बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया कैंपेन। राजस्थान कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज किया। इस मौके पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लाइव रहकर केंद्र सरकार के सामने ये मांगें रखी गई। जो शख्स टैक्स चुकाने के दायरे से बाहर रहते हैं उसके खाते में सीधे तौर पर 10,000 रुपये जमा कराए जाएं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट ने भी सोशल मीडिया पर लाइव वो रहे। इस दौरान उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों से बात की, उनसे जुड़े। इस दौरान कोरोना संकट काल के दौरान मजदूरों की परेशानी की कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाई गई। पायलट ने कहा कि गरीब मजदूरों का गुजारा होना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त जनता को सीधे आर्थिक लाभ देना चाहिए। और सुनते हैं इस मौके पर सचिन पायलट ने वीडियो के जरिए क्या कुछ कहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है स्पीकअप इंडिया के माध्यम से, और आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि लोग जागरूक हों, दबाव केंद्र सरकार पर बने, और जो हमने मांगे रखी हैं कि प्रत्येक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करें, और नरेगा का जो योजना है वो 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन की जाए। हम सब एकजुटता से एक संदेश दें केंद्र सरकार को कि हमारी जो मांगे हैं, जो गरीब लोगों के लिए आज हम चाहते हैं, उसको जल्द पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अगर रोजगार कहीं से मिल रहा है तो सिर्फ नरेगा से मिल रहा है, और नरेगा भी यूपीए सरकार की एक देन थी। नरेगा एक लाइफलाइन साबित हुआ है जिन जिन राज्यों ने इसको सीरियसली टेकअप किया है। नरेगा के लिए केंद्र सरकार ने
40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटित किया है। और ये वही सरकार है जिसने सत्ता ग्रहण करते समय कहा था कि नरेगा से कोई लाभ होगा नहीं, और यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, और आज वही नरेगा हमारे लिए जीवनदान साबित हो रहा है। 18 अप्रैल को राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से रोजगार पा रहे थे, आज 41 लाख लोग पा रहे हैं। तो एक संजीवनी की तरह हमारे सामने एक योजना है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन हमने ये मांग रखी है कि अभी मैक्सिमम जो रोज़गार है वो 100 दिन का मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, हर परिवार से। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस 100 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 200 दिन कर दे, ताकि जो लोग आज बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नरेगा योजना का और बेहतर लाभ उठा सकें। सीएम गहलोत ने कहा कि मजदूरों की दिक्कत समझनी जरूरी है। मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पटरी पर आए। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो आह्वान किया है स्पीक अप इंडिया, इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेचारा इंसान का, उनका भला हो सके। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं, रघुवीर मीणा। रघुवीर मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। रघुवीर जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? रघुवीर जी तक संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि स्पीक अप जो अभियान है उसकी शुरुआत आज कांग्रेस ने की है। सोशल मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 4 मांगे आज कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं। पहला ये कि मनरेगा का जो काम अब तक 100 दिन का मिलता है, इसे 200 दिन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही 7,500 रुपये जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके खाते में डाले जाएं 6 महीने तक। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है एमएसएमई के लिए राहत पैकेज दी जाए और मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाए। रघुवीर मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। आपको ऑडियो मिल रहा है? धन्यवाद। हाँ, मिल रहा है जी। मजबूत विपक्ष की भूमिका यही होती है, उसका कर्तव्य यही होता है कि जनता की आवाज़ और असल मुद्दे को वो उठाए। आपने शुरुआत तो की है, लेकिन क्या आपको लगता है ये राइट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया? क्योंकि जिनकी आप आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर तो नहीं है। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ने जो स्पीक अप इंडिया के नाम से ये जो अभियान चलाया है, इसका मकसद ये है कि केंद्र की सरकार बिल्कुल निर्मोही होके और निष्ठुर होके बैठी है। आज जिस तरह से देश में गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी, चाहे किसान, चाहे एमएसएमई में जो भी कवर होने वाले लोग हैं, वो पीड़ित हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। राहुल गांधी जी ने 6 बार ट्वीट करके ये वार्निंग दी कि देश के बहुत बड़ा संकट आने वाला है और लोगों के लिए, अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है, परंतु उनकी बातों को मजाक में टाला गया। और 24 फरवरी को जिस तरह से अहमदाबाद में ट्रंप आ रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए तैयारी हो रही थी, उसी दरमियान अगर हमारे देश के नागरिकों को सावधान कर दिया होता, सभी एजेंसियों को सावधान कर दिया होता और मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था की होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती जिस तरह से। ठीक है रघुवीर मीणा जी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या ये आसान तरीका नहीं है? वीडियो आप शेयर कर दीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचा दीजिए। अगर राजनीति को आपको बदलना होगा तो जरूरी ये होगा कि आप जमीन पर जाएं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि आपकी कोशिशें काफी नहीं है। क्या आपकी पार्टी तैयार है जमीन पर उतरने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए? देखो, लॉकडाउन के समय यही एक माध्यम है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि केंद्र सरकार की हर कदम पे हम मदद करने को तैयार हैं, परंतु बेशक हमारे सुझाव को माने। आज लॉकडाउन होने के समय किसी तरह की रैलियां या किसी तरह की आवाज उठाने का और माध्यम नहीं है। ये सोशल मीडिया ही एक ऐसा लेकिन लोगों के बीच तो आप जा सकते हैं। राहुल गांधी गए थे ना माइग्रेंट से बात करने के लिए, तो इस तरह की कोशिशें आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से जो कोशिश है वो कर रहे हैं, परंतु जिस तरह की देश की स्थिति बनती जा रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज और स्पष्टीकरण देने के लिए, बताने के लिए 5-5 दिन वित्त मंत्री लगा ले,
जबकि सदन में जी 30 लाख करोड़ का बजट 1 घंटे में पढ़ के समझा दिया जाता है देश की जनता को। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात कर रहे हैं और इससे कोई देश का भला भी नहीं जाहिर होना तौर पर है। आप लोग की भूमिका यही होनी चाहिए कि जो खामियां आपको दिखती हैं या जो मुद्दे असल के हैं वो सरकार के सामने रखे, प्रेशर बनाएं, ताकि सुध यहाँ पर लेने वाले कम से कम प्रवासी मजदूरों के, सैनिकों के लिए, किसानों के लिए होना चाहिए। कोई शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रघुवीर मीणा जी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपनी बात रख रहे थे। कोरोना को लेकर राज्य से बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से दिन में 3 बार दिए जाने वाला कोरोना अपडेट बुलेटिन अब सिर्फ 2 बार दिया जा रहा है, सुबह 10 बजे और रात के 8:30 बजे। बता दें कि इससे पहले राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से दोपहर 2 बजे भी एक बुलेटिन जारी किया जाता था। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ये 2 वक्त का सिर्फ जो मेडिकल बुलेटिन का निर्णय लिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, थोड़ी सरकारी जो एक्सेस होती है उसको कम करने के प्रयास से कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आंकड़े छुपा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में सुबह 9 बजे जो बुलेटिन जारी होता था पहला, उसके बाद में दोपहर 2 बजे और शाम को जो रात को जो है 9 बजे 3 बुलेटिन जारी होते थे। तो दिन में जो है 3 बार काफी अधिकारियों से प्रत्येक जिले से रिपोर्ट लेना पड़ता था, दिन में 3-3 बार। तो ये निर्णय किया कि हमें मीडिया को वैसे ही हर बात जो पूछेगा तो उनको जवाब देना भी है, तो वैसे में एक सुबह और एक शाम 2 बुलेटिन जारी करेंगे, ताकि ज्यादा दिन में जो है वो बार बार उनसे प्रत्येक जिले से रिपोर्ट नहीं मंगानी पड़े। इस लिहाज से हमने इस बारे में जैसे किसी बात की मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से, तो उनका साफ कहना था कि इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर कोई किसी को लगता है कि हम छुपा रहे हैं तो वो फोन करके पूछ सकता है हमसे, तो हम अपडेट कलेक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन ये जो दिन में 3 बार इकट्ठा करने की जो बात थी, उसको कम करने के लिहाज से वो 2 बुलेटिन के लिए किया गया है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा रामस्वरूप देखना कि बीजेपी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है। बने रहिए हमारे साथ। इससे जुड़ी खबर ये भी है कि अस्पताल में डिस्चार्ज होने के लिए अब मरीजों के लिए सिर्फ एक ही नेगेटिव रिपोर्ट काफ़ी होगी। इससे पहले 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जाता था। एक बार फिर रामस्वरूप का रुख करते हैं। रामस्वरूप, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ये लगातार रिपोर्ट्स को लेकर भी अब चेंजेस ये है कि पहले जो होता था अब उसमें भी आप कमी कर रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह आप तलाश पा रहे हैं? देखिए, अभी तक जितने भी जो पॉजिटिव केस नेगेटिव में हुए हैं, तो उसमें देखा गया है कि लगातार एक के बाद 3 रिपोर्ट जब आती थी शुरुआत में, तब उनको डिस्चार्ज किया जाता था। लेकिन ऐसा देखने में आया कि जिन जिन लोगों की एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद में दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो ऐसा मानना जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है रिकवर हो चुका है, इसलिए उसको ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो 3 रिपोर्ट का और पहले 2 रिपोर्ट का जो नेम तय किया गया था, वो भी उसमें भी ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं था। एक दिन आज सैंपल लिया, एक कल लिया, एक परसों लिया, यानी कि लगातार 3 दिन लगातार सैंपल लेकर के 3 दिन तक रिपोर्ट आई, तो उसके हिसाब से जो उनको फ्री किया जाता था। लेकिन अच्छी बात है कि अब जो है रिपोर्ट का जो है जब भी सैंपल लिए जाते हैं तो रिपोर्ट भी उसी दिन आ जाती है। ये बहुत लेकिन नाम स्वरूप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन भी लोगों के अंदर होता है, और कहीं ये भी देखना होगा कि क्या जो रिसर्चर्स हैं क्या इसको अप्रूव करते हैं, क्या मानते हैं डॉक्टर्स, क्या ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा या नहीं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रामस्वरूप। तो अब आप अगर कोविड-19 पेशेंट हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो 2 अगर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती थी, अब सिर्फ उसके लिए एक ही रिपोर्ट नेगेटिव की ज़रूरत होगी, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। खबर ये भी है कि परकोटा में उन इलाकों में कर्फ्यू हटाया जा सकता है जहां कोरोना के केस नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की खबर कहती है कि ब्रह्मपुरी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन फिर भी इस थाना के परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि परकोटा क्षेत्र के पुलिस अफसरों से मीटिंग की है। परकोटा का नक्शा बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिस क्षेत्र में कोरोना मरीज हैं उसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जाए, दूसरे इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। राजस्थान में गुरुवार सुबह 10 बजे तक 131 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 179 हो गया है। झालावाड़ में 69, पाली में 13, भरतपुर में 12, कोटा में 8, जयपुर में 7, झुंझुनू में 7, नागौर में 5, चूरू में 5, दौसा में 4, अजमेर में 1 नए रोगी मिले हैं। राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 7,947 हो गई है।
तो झालावाड़ में 69 केसेस मिले हैं। आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब तक 24 घंटे का अगर आंकड़ा 10 बजे तक हम सुबह का बताएं तो 131 नए मरीज सामने आए हैं। पाली की बात करें, यहाँ पर 13 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोटा से 8 केसेस हैं। हालांकि जयपुर में आज राहत है, 7 केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत भी हुई है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 12 केसेस देखने को मिले हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना से अछूते चल रहे जिले बूंदी में भी बुधवार को इस महामारी ने दस्तक दे दी। यहां 23 मई को मुंबई से लौटी 22 साल की एक महिला पॉजिटिव मिली है। अब राज्य के सभी 33 जिलों में संक्रमण ये फैल चुका है। कोरोना का सबसे बड़ा धमाका झालावाड़ में हुआ है। यहां पर 69 लोग संक्रमित हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। राजस्थान के सवाई मानसिंह कॉलेज में एक नया प्रयोग हो रहा है। मार्च की शुरुआत में जब कोविड-19 के मरीजों का सामने आना शुरू हुआ था, उसी दौरान इन मरीजों पर नया फॉर्मूला टेस्ट हुआ। कोरोना से संक्रमित मरीजों को स्वाइन फ्लू, मलेरिया और एड्स की कुछ दवाएं मिलाकर दी गई। कहा गया कि उसके सही रिजल्ट सामने आए थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की ओर से एक और ड्रग फॉर्मूले को टेस्ट किया जा रहा है। और सुधीर भंडारी हमारे साथ SMS के प्रिंसिपल जुड़ गए हैं। सुधीर भंडारी जी, ये जो नया फॉर्मूला है, ये किस तरीके का प्रयोग है? अगर आप हमें इस बारे में अपडेट कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फर्स्ट इन कंट्री था जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स रोपिराविर और रिटर्नोवेट यूज किया था। इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम निकले। मेन बैकग्राउंड ये था कि सॉलिड रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर हम एक ब्रिज क्रिएट करना चाहते थे बिटवीन ए पॉइंट व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड टिल द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कम्स, बट आवर कॉम्बिनेशन गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। इसके साथ साथ मोर एंड मोर रिसर्च एंड मोर स्टडीज, बिकॉज हमारे यहाँ ह्यूज नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स, एट ए टाइम 500+ पेशेंट्स वर एडमिटेड। हमने रियलाइज किया, जो कि वर्ल्ड लिटरेचर में भी अवेलेबल है, कि एक कंडीशन होती है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। इस कंडीशन के तहत बॉडी में सर्टेन केमिकल्स बन जाते हैं जिसको इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 10, TNF अल्फा, ये केमिकल्स हार्ट, लंग, किडनी और मल्टी ऑर्गन को डैमेज कर देते हैं। तो इसके लिए हमने एक लेटेस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज टोलिसिज़ुमैब, जो कि हमने यूज करना शुरू किया है। हमारे तीनों पेशेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद आवर न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए प्रयोग के लिए सुधीर जी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर की जा रही प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा घोटाले का मामला सामने आया है। बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ही करीब 2 करोड़ 40 लाख का भुगतान किया गया है।
मामले में शिकायत के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मौजूदा UID आधार के अतिरिक्त निदेशक हंसराज यादव समेत 6 अधिकारियों को तलब किया है। ये याचिका पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर की गई थी। चूरू के राजगढ़ SHO विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने CBI जांच को लेकर दी गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि एक के बाद एक अलग अलग संगठन CBI जांच के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज विश्नोई महासभा ने जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर CBI जांच की मांग की। कोरोना काल में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अब पढ़े लिखे टीचर भी मनरेगा मजदूर बनने को मजबूर हैं। मामला जयपुर के पास आसलपुर जोबनेर गांव का है, जहां BEd और पोस्ट ग्रेजुएट युवक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जिन्हें पहले 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने की आमदनी होती थी, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी चले जाने की वजह से अब मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जहां उन्हें 220 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम मिल रहा है। MA BEd किए हुए यहाँ पे मनरेगा में कार्यरत है, जो अभी इन साइडों पे नहीं है, दूसरी साइडों पे हैं। लेडीज से भी एग्री हुई है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है। सैलरी वहाँ 20-25 हज़ार भी मिल जाते थे सर। और यहाँ अब यहाँ तो क्या खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है सर। वैसे देखा जाए तो घर में 4-5 मेंबर हैं, तो खर्चा भी चलना मुश्किल है सर। पर डे कितना मिल रहा है यहाँ? पर डे के वैसे यहाँ अभी क्या, जैसे सैलरी तो है नहीं, लेकिन पहले 235 थे, अब कितने आएंगे आगे बढ़ गई मालूम नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है साहब कि कोरोना संकट के चलते हमारे जैसे रोजगार जो शुदा लोग थे, जो महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमाया करते थे, लॉकडाउन के चलते अब हमारी जॉब थी, स्कूल में पढ़ाने का काम था, तो चूँकि स्कूलों का जो है लॉकडाउन के चलते स्कूलों के अंदर भी बच्चे आना बंद हो गए, स्कूलें भी बंद हो चुकी है, तो मालिकों के द्वारा कहे जाने पर वही अभी काम नहीं है, तो इस चक्कर से हमें मजबूरी बस नरेगा के अंदर अप्लाई करना पड़ा। और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय गहलोत साहब ने सही समय पर ये रोजगार योजना चालू की है नरेगा की, ये लोगों को राहत देने वाली है। हम जैसे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है कि हमें इस संकट के समय, इस जीवन और आर्थिक संकट में जूझने के लिए एक संजीवनी बूटी में मिली है। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी के काम बंद है। मेरे पति भी बाहर प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, टीचिंग करते थे, तो अभी सारा कार्य बंद है, तो वो बाहर जा नहीं सकते और घर का आपको देखना पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए कैसे चला लेते हैं हम। हमारे पति वो लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा, तो कैसे तो हम काम करके घर कर जाते हैं। और ये जो बीमारी महामारी चल रही है, इससे सभी लोग परेशान हैं। कई लोग तो लॉकडाउन की वजह से कहीं अटके हुए हैं, वो जा नहीं पा रहे, बसें ट्रेनें सब बंद है, तो हम भी परेशान हैं, क्या करें। राजस्थान में 15 से 24 साल की उम्र की महज 55% लड़कियां ही पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक देश भर में इस एज ग्रुप की 57% लड़कियां ऐसे नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी 45% लड़कियां अभी भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं एक खबर ये भी है कि राजस्थान में लाखों लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की किल्लत है। दरअसल स्कूल कॉलेज इस वक्त बंद हैं और ऐसे में स्कूलों में बांटे जाने वाले सैनिटरी पैड्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं को पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने अपने घर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमें सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे आयोजन करने हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। हर महिला ये संकल्प ले कि हमें 10 महिलाओं को महामारी के बारे में संदेश देना है, उसकी जागरूकता की बात करनी है। इस बात का संकल्प हमारे विभाग ने भी लिया है और मैं राजस्थान की महिलाओं को भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप 10-10 महिलाओं का टारगेट लीजिए, राजस्थान को स्वस्थ रखिए, निरोगी राजस्थान बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनाइए, जिससे हम सब लोग स्वस्थ रहें। आनंद भारती केयर एंड डेवलपर सोसाइटी की कार्यकर्ता और चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं इंद्र लांबा। इंद्र लांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में।
ये आंकड़ा निकल कर आया है कि 45% लड़कियां अभी भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल राजस्थान में करती हैं। जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है, लेकिन लॉकडाउन में जब कॉलेज भी बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं, जहां से सैनिटरी पैड्स मिलते थे, अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या कदम सरकार को इस दिशा में उठाए जाना चाहिए? जी, इस दिशा में जितने भी समाजसेवी संस्थाएं हैं उन लोगों ने, हमने भी किया था। हालांकि पिछले दिनों जब देखा कोविड-19 की वजह से ये बंद हो गया तो महिलाओं को बड़ी परेशानी हुई थी। हम लोगों ने भी वितरित किए हुए हैं पैड हमारी संस्था के द्वारा। तो ऐसे में राजस्थान सरकार को भी एक ये कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी समाजसेवी संस्थाओं को वो कुछ मुफ्त में जो सरकारी हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या समाजसेवी संस्थाओं को इस रूप में सेलेक्ट करें कि आप लोग वितरित करें, तो उससे शायद और ज्यादा इसमें अच्छता है कि हर महिला को इस तरह के चलन बहुत कम है। मैं मानती हूँ पुराने करती हूँ जी। जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं इंदिरा जी की जो विभाग है इससे जुड़ा हुआ स्वास्थ्य विभाग या महिला विकास मंत्रालय इस ओर ध्यान दे, चूंकि 45% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर महिलाएं जो हैं वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, पूरी तरह से अनहाइजीनिक है और उनके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। शुक्रिया इंदिरा जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब कोरोना गीत। को हराना है, अपने घर पे ही रुक जाना है, कोरोना को हराना है, अपने घर पे ही रुक जाना है, मंजिल दूर सही तो क्या, मंजिल दूर सही तो क्या, हमें अपना रास्ता बनाना है, हमें अपना रास्ता बनाना है, कोरोना को हराना है, अपने घर पे ही रुक जाना है, मंजिल दूर सही तो क्या, हमें अपना रास्ता बनाना है। सोलार राजस्थान में इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है सोलार एक्सप्रेस पर।